फ्रेंड्स क्लास स्टार्टेड है। मैथमेटिक्स में आगे स्टडी करेंगे। तो लास्ट टाइम लोगों का डिस्कशन हुआ था कि आपको याद हो, कल मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बताया था। लास्ट टॉपिक में ऑर्डर डिस्कशन हुआ था। और आपको बताया था कि रेट कॉन्स्टेंट की कोई फिक्स यूनिट नहीं होती। आपको यूनिट निकालना सिखाया था मैंने। हर ऑर्डर की अलग अलग यूनिट आ रही है, आपको याद होगा कैरेक्टर की यूनिट थी ऑर्डर की। और एक हमने जनरल एक्सप्रेशन ही बना दिया था। इतना लेक्चर हमारा हो गया। आज का टॉपिक हम लोग को पर्टिकुलरली दैट इज सेट टू बी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उसकी कोटि कैसे पता लगाई जाती है। टॉपिक में जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। राइट डाउन द हेडिंग हियर, जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। नोट कर ले सब लोग। एक ऑर्डर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, आज देखो ये स्टडी करना है। आर्टिकल में जाओ, जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। आपने एक लाइन नोट कर लीजिए इसके बारे में। नोट करिए सबने हेडिंग। देखिए ऑर्डर इज, एक लाइन नोट करिएगा सब लोग। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल मैथड या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ऐसे कर लीजिएगा। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। बात लग नोट करिए। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है जो प्रयोगों से निकलता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है। देखो ध्यान देना, इसको थ्योरी से नहीं निकाला जाता। आपको किसी ने रिएक्शन देके पूछा इसका ऑर्डर निकाल के दिखाओ, उसकी कोटी निकाल के दिखाओ। तो कोटी थ्योरी से नहीं निकलती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। आई बात समझ। अब देखो मैं आपको कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकलता है, टेंशन पे करिएगा सब, लिखना बंद कर दो बिल्कुल, सब अटेंटिव हो जाए। इसका पहला मेथड है, इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। कुछ हम ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ से ऑर्डर को पता लगाएंगे। बिल्कुल लिखना बंद करके यहाँ पे फोकस करो। ग्राफिकल मेथड का पहला मेथड है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अभिक्रिया वर्सेस सांद्रता। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ रिएक्शन दूंगा और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बनाऊंगा। जैसे हो सकता है मुझे ग्राफ ऐसे मिल जाए, हो सकता है मुझे ग्राफ मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐसे मिल जाए, हो सकता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर ग्राफ ऐसे मिल जाए। ऐसा ना पॉसिबिलिटीज होती है। जो लैब में रिसर्च करते हैं ना, जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनके सामने इस तरह ग्राफ आ जाते हैं। अब ग्राफ देखो, देखो ऑर्डर कैसे निकलता है, वैसे पोटेंशियल पे देखो पहले थोड़ा मैथ्स लगाना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पहला वाला ग्राफ आ गया। आप पहले बताओ इस ग्राफ में आपको मैथमेटिकली क्या बताया। देखो चित्र राइट। देखो बात ना करोगे स्टूडेंट, चाहे आप इधर जाए चाहे पीछे जाए, कंसंट्रेशन जैसे मर्जी चेंज कर ले, रेट का पॉइंट क्या है, बिल्कुल फिक्स है। सही करेंगे। रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। बोलो है ना। अच्छा मैथ्स लगाना है ऐसे, आपको सोचना है मैथ्स से। भाई आप आगे चले गए तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, रेट बढ़ेगा। पीछे आए तो कंसंट्रेशन घट रही, तब भी रेट बढ़ेगा। रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो जानते हैं कौन सा ऑर्डर है ये 100% जीरो ऑर्डर है। कल का टॉपिक था हमारा ये। कल हमने कुछ रिएक्शन लेके ना इस तरह से उनके एक्सप्रेशन लिखे थे, अगर आपको याद होगा। अब आप सोच के देखिए, जब तक ये पावर जीरो नहीं होगी ना, ये वाला ग्राफ बन ही नहीं सकता। ये 100% जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है। देखो सब समझ है, रटने वाली बात एक भी नहीं है। ग्राफ को देखो, समझो और आंसर निकाल दो। इससे मेरे को साफ पता लग गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन। वो ग्राफ देखिए, आपसे ऑर्डर पूछेंगे, अभी को लिखने की जल्दी ही लगे। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। इस ग्राफ में क्या बताया आपको, बॉयज साइड से बोले, बीच में कोई दुम मत इंटरप्ट करे। बॉयज साइड वाला कोशिश करके देखो। इस ग्राफ में आपको क्या बताया, मैथ्स के हिसाब से। हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। अब बताओ क्या हो रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से रेट मिल रहा है। बोलो हो रहा नहीं होगा। रेट कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके समानुपाती है। इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है, वन। जब तक यहाँ पावर वन नहीं होगी ना, आप जितना इसे बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगी। तो मतलब सीधी सी बात है, रिलेशनशिप डायरेक्ट तभी बन सकता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, लिखना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप किसके लिए गया है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन का स्क्वायर। देखो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये घट रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है। पावर यहाँ पे टू है, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड।
द्वितीय कोटि के बीज। बोलो इज इट क्लियर? इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हमारे पास क्या होगा, हम ग्राफ से ऑर्डर पता लगा लिया करेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यार नोट कीजिएगा इनको, अच्छे से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ याद नहीं करना होता, ग्राफ को देखना होता है बस। इसमें सिर्फ ग्राफ देख के आप ऑर्डर पता लगा सकते हैं। ठीक है, बोलिए मत, कोई भी स्टूडेंट नोट करिए, फटाफट काम करिए। इस चैप्टर को बहुत सारा आज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ कहते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अभिक्रिया की दर वर्सेस सांद्रता। दर और सांद्रता के बीच में ग्राफ है ये। सबसे मेन बात है ना, कुछ लर्न करना होता है, थोड़ा सा मैथ सोचना होता है, बस आंसर आ जाता है एकदम से। तो ये हमारा पहला मेथड था, ग्राफिकल मेथड का पहला केस था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। आखिरी केस में हमने कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया, उसका वर्ग ले लिया। चलिए बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल एलिमेंट्री सा मैथ्स है, कोई भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ तक। तो ऑर्डर निकालने का पहला मेथड हमारा पूरा होगा, ग्राफिकल मेथड का पहला केस। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया सबको, उम्मीद है। अब देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात देखो शेयर करते हैं। देखो जैसे आजकल बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो वहां पे ना एक नई प्रॉब्लम आ सकती है, शायद इस बार आपको नीट में मिल जाए, जेई मेन से मिल जाए। अब इसको ध्यान से सोच के बताइएगा। देखो आप लोग, ये हो गया मैंने। देखो, अब मैं आपको एक ग्राफ और दे रहा हूँ। देखो अभी नोट मत करना, ये भी रेट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में हो। देखो ग्राफ ना कुछ इस तरह से, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये ग्राफ कुछ इस तरह से, स्ट्रेट लाइन तो बनी नहीं इस पर, सीधी रेखा नहीं है। आपको बोले कि कौन सा ऑर्डर है, देखो ये, चलो ये भी सेकंड ऑर्डर देख लेते हैं अभी। देखो ये बहुत अजीब सा पॉइंट हो गया। अब इसको पता है केमिस्ट्री में, इसको मैथ्स में कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोलिक कर्व है, इसको हिंदी में कहते हैं परवलय बन गया, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं इसको। देखो पहले ये कर्व कैसे बना, जरा इसको रियलाइज करना सब लोग, अगर आप फील करा देखो सब। जैसे मान लेते हैं अभी हमें पता नहीं कौन सा ऑर्डर है, तो हम ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ना सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है। एज्यूम माना है हमने भी, अपने पास से मान लिया, हमें पता नहीं, हम जज कर रहे हैं कि सही मायने में सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है ये नहीं। एक मिनट सब हटा देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना कुछ वैल्यूज अपने पास से मान लेता हूँ। इसी मान लो हाइपोथेटिकली के की वैल्यू 1 है। अभी के की वैल्यू 1 मान ली और कंसंट्रेशन को भी एक ही मान लिया। एक काम, दोनों को एक एक मान लिया। अगर हम दोनों को एक एक लेते हैं, बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 1 ही आएगी। बोलो 1 ही, वन, सॉरी 1। आर की वैल्यू 1, ए भी 1, ए भी 1, तो आर की वैल्यू अपने 1। अगली बार के तो 1 है, ए को हमने 2 कर दिया, आर की वैल्यू क्या आएगी? बोला करो बच्चे, मैथ्स ये हमारे बैठे हैं, वाइस तो बोला करेंगे। ये 1 है और ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ऐसी के 1, अगली बार ए को हमने 3 कर दिया, आर क्या हो गया? 9। पहले 2 है। अब हम ग्राफ बनाते, कभी याद हो क्लास 8 9 में ऐसे ग्राफ बनाते थे रेट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कुछ स्केल मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे वैल्यू मानते थे, ऐसे यहाँ मानते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। देखो, देखो जब आपने क्या किया, तो ध्यान देना, जब आपने ए को 1 लिया, ए को आपने 1 लिया, ए को 1 लिया, देखो ए वाला पॉइंट, तो आर की वैल्यू 1 है ये। जब ए को आपने 2 लिया, आर की वैल्यू क्या आई? 4। जब ए को 3 लिया, आर की वैल्यू क्या आई? 9। देखो इस तरह ग्राफ जा रहा है। अगर आप इन सबको पॉइंट्स को मिला देना, तो आपको महसूस होगा ये कर्व कुछ इस तरह से बनने जा रहा है। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? ये पैराबोलिक कर्व होते हैं, पैराबोलिक कर्व। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, इतने जल्दी से बच्चे इसको पहचान ही नहीं पाए, एक दो लोग स्टूडेंट ने बताया, बहुत अच्छी बात है, तो आप भी क्लियर करिए। अब देखो ये तो ग्राफ सबको आते हैं, ये तो 11th 12 के बच्चे भी कर देंगे, कुछ है क्या। लेकिन थोड़ा इसको समझिए कि रेट और कंसंट्रेशन अगर इस तरह ग्राफ आ गया, तो गारंटी से कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है।
मुझे क्लियर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से मेंशन करना कर लो। ये अप्रोच सीखो कैसे पता लगाते हैं, इसलिए कहते हैं बुक्स में से क्वेश्चन जो है, तभी तो आपसे कहते हैं घर पे ना प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे देखो आप ऑटोमेटिकली हार जाओगे, आपको जाके वहां पता लगेगा कंपटीशन किस चीज का है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्टूडेंट्स का, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं है तो कोई नई बात वहां पर आ जाएगी तो इसमें बिल्कुल आपको सरेंडर करना हो जाएगा। चलिए हमारा पहला मेथड क्लियर हुआ, ग्राफिकल में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाए गए, और ग्राफ को देख के हमने ऑर्डर का पता लगाया। चलिए अगले स्टेप क्या है। हाँ, देखिए वो मैंने आपके सामने जज किया ना अभी, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 तो आर की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 तो आर की वैल्यू 4, यहाँ से पता लगा ना मेरे को। वो ऐस जब आप इस कर्व को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप डायरेक्ट तो है नहीं, ये तो क्या है ना कि रिलेशनशिप डायरेक्ट तो है नहीं, तो मानते हो आप डायरेक्ट में तो स्ट्रेट लाइन बन जाती, या रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट नहीं है ऐसे लाइन बन जाती। कोई ना कोई कंसंट्रेशन की पावर है, ये बात है, वो पावर 2 हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है। वो फिर आपको ना यहाँ पे ग्राफ में कुछ वैल्यू दे देंगे इस तरह की, यहाँ पे ऐसे वैल्यू हाईलाइट कर देंगे, तो आप मैथ से सोच लेंगे कि ये जब इतनी वैल्यू थी आर की वैल्यू ये आई, जब ये वैल्यू थी आर की वैल्यू, ऐसे सोच सकते हैं, उससे पता लग जाता है। अब ये सब तभी तो कहते हैं बुक्स में से क्वेश्चन करो, आपकी जिम्मेदारी यही है घर जाके प्रॉब्लम्स कर, आपका टेस्ट सीरीज चल रही है उनके पेपर देखा करो किस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, वो आपको वैल्यू देंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए ये फिनिश हुआ। अब ग्राफिकल मेथड में दूसरा केस है हमारा, ये भी ग्राफिकल का पार्ट है, उसमें ग्राफ बनता है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। टी हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ, हिंदी में कहते हैं अर्धायु, टी हाफ को हाफ लाइफ कहते हैं, हिंदी में इसको अर्धायु कहते हैं, अर्धायु। सबको पता हुआ हर रिएक्शन की अपनी एक हाफ लाइफ होती है, अर्धायु होती है। अर्धायु में क्या होता है रिएक्शन, अर्ध अर्ध का मतलब आधी, 50% पूरी हो जाती है, ये वो टाइम है, द टाइम इन विच 50% of a reaction is completed, 50% of a reaction is completed। एक अभिक्रिया का 50%, 50% पूरा हो जाता है, जब इसको 50% पूरा हो गया तो 50% पूरा होने के टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, हिंदी में कहते हैं अर्धायु। अब सुनिए नोट मत कीजिए, किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ, देखो कंसंट्रेशन और ऑर्डर में ये रिलेशनशिप होता है, अभी वो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। अभी ये हमें रिलेशनशिप मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसकी आया कहां से बता देगी। टी हाफ सबको पता है हाफ लाइफ है, अभिक्रिया की अर्धायु है, ए क्या है कंसंट्रेशन, इस बार ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कंसंट्रेशन को, और एन यहाँ पे ऑर्डर है, अभिक्रिया की कोटि। देखो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं, कोई इसको जरा सी बात को मेमोराइज नहीं करता ना तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, इसको ढंग से मेमोराइज कर लो, रीजन आपको मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इसी के बिहाफ पे ना हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, नोट नहीं करना बिल्कुल भी, ग्राफ ये भी हो सकता है, ग्राफ ये भी आ सकता है, ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं पीछे, इतना करिए बिल्कुल भी। देखो हमारे पास ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई ग्राफ, देखो 4 पॉसिबिलिटी आ गई, अब हम इन चारों से ऑर्डर निकालेंगे। लो आप ना इन चारों ग्राफ को बनाओ, एक मौका मैं आपको देता हूँ, आप खुद पता लगाओ यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, नीचे मत बोलना, नोट कर लो चारों ग्राफ को, मना नहीं कर रहे, और एक बार ना अपने तरीके से आंसर निकालो, फिर हम डिस्कस करेंगे सही गलत क्या है, जल्दी करिए लेकिन फटाफट, नोट करिए ये एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन नोट करके आप क्या करिए चारों ग्राफ बना दीजिए, पहले आराम से नोट करिए एक्सप्रेशन, एक एक चीज क्लियर करिए, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है, अर्धायु क्या होती है, एक कंसंट्रेशन है, एन यहाँ पे ऑर्डर है, अच्छे से बनाइए पहले नोट करिए, और फिर चारों ग्राफ को बना के ना अपने आप एक एक आंसर निकालिए, चारों आंसर अपने आप अपने मन से करिए, हमें से एन की वैल्यू सोचना है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन चारों ग्राफ को आपको सोचना है कि एन की वैल्यू क्या है, और इस एन की वैल्यू के बाद अपने भी ऑर्डर हो जाएगा, अंडरस्टूड है, तो हम देख लेते हैं। हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ और सांद्रता के बीच में ग्राफ बना है,
हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन, अर्धायु और सांद्रता के बीच में ग्राफ बना। तो ग्राफ तो बना लिया था ना, चेक करिए फिर आप लोग, बात ना करिए बॉयज, क्या बोलने वाला काम क्या है, काम करिए अपना। जल्दी से ग्राफ बनाइए, ग्राफ को देखिए फटाफट, पीछे गर्ल्स पे अपना काम करिए, अभी नोट ही नहीं किया होगा अभी तक। हो गया। एक बार हमारा ग्राफ इस तरह से आया, एक केस में ग्राफ ये आ रहा था, एक केस में ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, और एक केस में ग्राफ कुछ ऐसे आया था, ये स्क्वायर। क्या मतलब है, देखो अब देखते हैं, ये वाला ग्राफ का पता लगाया किसने, चलो एक मिनट, प्राची आप बोलो क्या आंसर है इसका, और रीजन के साथ बताना, जल्दी से बोलो, आप बताइए, बोलिए कुछ भी, ये ग्राफ वाला क्या शो कर रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी, कोशिश करिए, घबराइए, वॉइस साइड से ट्राई कर सकते हैं, बस बस चलो, देखो एक बच्चे ने बोला यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, यहाँ देखो इनकी बात देखो, सब ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं एन की वैल्यू 1 है, देखो अगर एन की वैल्यू 1 रखते हैं ना, तो 1 - 1 क्या बन जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ध्यान देना, फिर हाफ लाइफ ए के ऊपर डिपेंड हो जाती है, हाफ लाइफ कांस्टेंट हो जाती है, अब जरा ध्यान देना, अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे पहुंच गया, क्या यहाँ पे हाफ लाइफ कांस्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज राइट, देखो हाफ लाइफ बदल का रही है, फिक्स है, 100% एन की वैल्यू 1 है, देखो कोई नोट ना करे, बिल्कुल भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ, बोलो सब बच्चे एग्री है, देखिए तो डाउट बताइए, ये गारंटी से फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है, बिकॉज जब एन की वैल्यू 1 रखी जाएगी तो हाफ लाइफ अपने आप कॉन्स्टेंट आएगी, देखो मत बिल्कुल भी, पहले समझो और दिमाग में प्रेशर डालो, क्या दिक्कत क्या है, एक एलिमेंट्री से मैथ सोचने वाली बात है, जब हाफ लाइफ फिक्स है, फिक्स तभी होती है जब एन की वैल्यू 1 होती है, कंफर्म, और देखते हैं, देखो पर ये सब ट्राई करें, देखिए सबको मौका मिलना चाहिए, और देखते हैं लाइक ये वाला ग्राफ है, और को बॉयज वैसे ट्राई करना चाहते हैं, सेकंड रो वाले बच्चे, थर्ड रो वाले, इसमें क्या आंसर हो सकता है, इस ग्राफ को देखिए, पता लगाइए, पहले तो मैथ सोचना होता है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, बताना चाहता है गर्ल्स में से बताओ कुछ, जल्दी से, लेकिन टाइम बचाइए, पीछे किसी को कहना लास्ट में बैठे गर्ल्स, किसी को नहीं बोलना, आप बताइए, माइनस में नहीं जाएंगे, माइनस का तो मतलब ही नहीं है, पहले बताओ इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, हाँ इसको इनवर्स कहते हैं, दूसरे के व्युत्क्रम है ये, अगर ए बढ़ रहा है तो हाफ लाइफ घट रही है, ए घट रहा है तो हाफ लाइफ बढ़ रही है, ऐसा तभी हो सकता है, रिलेशनशिप तभी इनवर्स बनेगा जब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दो, दो दो दो, अगर यहाँ पे एन 2 होगा तो ए की पावर 1 हो जाएगी, तो रिलेशनशिप इनवर्स होगा नहीं होगा,
आराम में सोचो, जब एन यहाँ टू होगा तभी ऐसा हो सकता है, वरना होगा ही नहीं। सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ है, तो क्लियर हो। सोचो आराम, देखिए सोचने का खेल है सारा। दिमाग बड़ा प्रेशर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आती है। चलो बाद में लिखा जाए। पीछे गर्ल्स बैठी हैं, लास्ट में बैठे हैं आप लोग, दो तीन रोज के स्टूडेंट, बताओ इससे क्या पता लगा। चलिए बताइए फटाफट, टाइम बचाइए। बताइए आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर, शी सेइंग फर्स्ट ऑर्डर, पता लगा लेते हैं। आप पहले बताओ इस ग्राफ में क्या बताया हमने, इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट, डायरेक्ट। अब इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट तभी बन सकता है क्या एन की वैल्यू वन होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू वन होती तो हाफ लाइफ तो कांस्टेंट हो जाती। सोच के देखिए आप। नहीं वो तो वन तो नहीं हो सकती ना, पक्का। आप देखते हैं जीरो ऑर्डर, चलो भाई एन को जीरो रखते हैं। बच्चे यहाँ पे एन को जीरो रखते हैं। अगर एन को जीरो पुट किया तो ए पावर माइनस वन ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, तो हाफ लाइफ का ए के साथ क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सही बात है, बिल्कुल जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है। ये ग्राफ 100% जीरो ऑर्डर के लिए है। देखो सोच रहा है, इसको सोचिए हाफ लाइफ वर्सेस ए स्क्वायर। माइनस वन, माइनस वन, सही बात है बिल्कुल। माइनस वन के लिए करेक्ट है, क्योंकि अगर माइनस वन होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर जाके। सही बात है बिल्कुल, करेक्ट है। सही बात है बिल्कुल, माइनस है। देखो प्रैक्टिकली होना वो अलग बात है, निगेटिव ऑर्डर के लिए हो सकता है। और एक और बात है, एक मैं जो केस देना चाह रहा था एक्चुअली, इसको भी बना लीजिए आप लोग, जरा इससे ऑर्डर पता लगाइए, नोट कर लीजिए इसको। इसको भी लिख लीजिए, ये पांचवा केस है हमारा, यहाँ से ऑर्डर पता लगाइए, हो सकता है। बाकी लोग भी सोचे, सब स्टूडेंट्स फटाफट बना के पहले इसको सोचिए, बनाइए और देखिए रहा इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। बताइए। एंड यहाँ पे 100% क्या होगा, थ्री होगा, तभी तो रिलेशनशिप इनवर्स बनेगा। थर्ड ऑर्डर बताओ, क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स। ये अप्रोच है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, निगेटिव ऑर्डर, कोई बात नहीं, आता रहे माइनस वन, वो प्रैक्टिकली होना वाला स्टोरी है। अब तो मैथ्स के साथ ही चल रहे। बोला एग्री हो गए सब। वाइस कोशिश क्या करो, ये कोशिश करने से जीतना नहीं आता। आपकी साइड से एफर्ट नहीं है तो क्या सक्सेस मिलेगी। कह रहे नहीं हो, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ग्राफिकल मेथड कहते हैं इसे। इसमें ग्राफ देख के पता लगाना होता है क्या हुआ। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है। नोट कर चुके सर, बोलो हाय ना। नेक्स्ट इसको लेगा इनिशियल रेट मेथड। और एक टॉपिक है उसको इनिशियल रेट मेथड दे, भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो आपको ऑर्डर निकालना सिखाते हैं, बट सर इनिशियल रेट मेथड। चलिए बच्चे अटेंशन पे करिए। देखो ऐसी कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं ए टू बी, और हमारा एम है ऑर्डर निकालना। ऑर्डर निकालने का मतलब साफ सर ये पावर निकालना, इस पावर को तो ऑर्डर कहता है, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो एक लाइन बोली जाएगी। देखो मैं एक लाइन दूंगा आपको, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो लिखेगा नहीं एक बोलूंगा। वो आपसे बोलेंगे इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ऐसे को लाइन देंगे, रेट इज क्वाड्रपल। देखो रेट इज क्वाड्रपल, क्वाड्रपल। देखो ऐसे लाइन बोलेंगे फिर, रेट इज क्वाड्रपल, व्हाट इज द ऑन। देखो, देखो पहले इस सेंटेंस को फॉलो करो आप। जब कंसंट्रेशन को डबल किया गया, रेट क्वाड्रपल हो गया, चार गुना हो गया। देखो एक बार सोचो आप, अभी हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते, ऐसे दिमाग लगाते हैं अपने आप, यार इसको तो दुगना करा, इसको डबल किया, ये चार गुना कैसे हो। इसका मतलब यहाँ पावर क्या होगी, 100% टू ही होगी। एलिमेंट्री का मैथ्स है, बच्चों वाली बात है। जब तक ये पावर टू नहीं होगी वो चार गुना हो ही नहीं सकता था। देखो एक और बात, कोई चाहता है तो उसको मैथ्स से सॉल्व कर ले, क्या करें, दो इक्वेशन बना ले। एक अपने पास से अज्यूम कर ली, एक इक्वेशन उनके हिसाब से बना ले। क्या किया उन्होंने, ए को डबल किया, दुगना किया, इसको चार गुना हो गया था। देखो दो इक्वेशन बन गई, दो समीकरण बन गई, इनको सॉल्व कर ले। उसके लिए कुछ नहीं करना, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करके दोनों को भाग करो, और यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो आप यहां तक पहुंच जाएंगे, के से के कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। अच्छा फोर को क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, टू पावर एक्स। अब आप देखो एक्स अपने आप टू आ रहा है यहाँ पे, साफ दिख रहा है।
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। पकड़े रू, ऐसे कोई लाइन एक ही मिलेगी किसका, के को डबल किया रेट क्वाड्रपल हो गया, तो कहते ए को डबल किया रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ऐसे लिखा गया रेट इज नॉट अफेक्टेड, तो क्या कहेंगे आप? सोच के बताना, बॉयज साइड से बोले कोई, प्लीज गर्ल्स पीछे मत बोले। आपने इसको डबल किया और रेट पे फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कब हो सकता है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो, एक्स जीरो होगा। जब तक एक्स जीरो नहीं होगा ना, इसको बदलने से इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड। बताओ, इज इट क्लियर? ऐसे कुछ क्वेश्चन में हिंट मिला करेंगे, इसे कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। ठीक, नोट करने मर्जी है आपकी, फटाफट जो भी करना चाहते हैं जल्दी से करें। सब बुक्स के क्वेश्चन है इस तरह के, लाइन आगे कॉलम्स है, इन्हें करके देखिए। अपने कंसंट्रेशन को रेट डबल किया, रेट क्वार्टर, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, रेट 27 टाइम, रेट वन थर्ड हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन जब समझ ना आए ना, अगर मान लो कुछ एकदम से दिमाग में ना आ रहा हो, तो दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, दैट्स बेटर। तो बुक किसी के पास लाए हो आज? कल आए थे आप? है आपके पास अभी? जल्दी से इसको नोट करिए, पढ़ा तो दिक्कत। कंसंट्रेशन ऑफ इज डबल डबल एंड रेट क्वाड्रपल, ऐसे कोई लाइन मुझे मिलेगी तो उस लाइन से पता लगा लिया करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्लास में ना, कल वाले क्वेश्चन करके देखें। चलिए, उम्मीद है क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाता है। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 इस तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, ऐसे लाइन लगे प्रॉब्लम्स है। तो खैर, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। अगले स्टेप पे आते हैं, आते ही नहीं। अब टॉपिक का नाम है ऑसवोल्ड आइसोलेशन मेथड। अब टॉपिक का नाम है ऑसवोल्ड आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन, देखो इस आइसोलेशन वर्ड को क्लियर करना है। देखो, ऑसवोल्ड आइसोलेशन मेथड, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ये भी इसी टॉपिक का एक्चुअली एक्सटेंशन है। चलिए वो देखें, हेडिंग नोट कर लीजिए, ऑसवोल्ड आइसोलेशन मेथड। अब देखिए, हमारे पास ना कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगी। मान लीजिए ये रिएक्शन आ गई, नोट नहीं करना, हमें ऑर्डर निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में एज वेल एज बी के रिस्पेक्ट में। ए की पावर पता लगानी है, बी की भी पावर पता लगानी है। नेक्स्ट सुनो, देखो क्या होगा। अब इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, कुछ डेटा देंगे आपको। देखो, मैं डेटा से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, आप पहले ध्यान देना। एक्सपेरिमेंट, तीन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, 1 2 3। कंसंट्रेशन ए की, उसके बाद सिमिलरली द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेट। देखो ऐसे ना, हम लोग ना ये कुछ कॉलम बना लेते हैं, डेटा मिलेगा, आप टेंशन ना लो। कंसंट्रेशन ऑफ ए बी रेट, देखो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एक बार एक ही कंसंट्रेशन 0.1 है, पहली बार 0.1 है, फिर 0.2 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, और नेक्स्ट टाइम चलो ओके, ये ना, ये कुछ वैल्यू लिखी मिलेगी ऐसे, कुछ इस तरह की वैल्यूज होगी, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी है, माइनस। ठीक है, यूनिट नहीं लिखी मैंने, कोई बात नहीं, ये टेबल दे दी है मैंने। अब इस टेबल से एक्स और वाई निकालने की निकाल, एक्स नहीं निकालेंगे, वाई नहीं निकालेंगे। देखो अब मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान। आप पहले ना इस वर्ड को समझना, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। तुमको पता है आइसोलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल अलग थलग कर देना। अलग थलग का मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अलग कर दो, उसे कहते हैं आइसोलेशन। जैसे आप मान लीजिए, देखिए सुनिएगा ध्यान से, आप नीट कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो पता है घर पे कैसे स्टडी करा करें, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अलग से रूम में बैठ के पढ़ा करें। बायो होती है, बायो कैसे याद होगी, आपको बोलना पड़ेगा, बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, ऐसा होता है। एक अलग रूम में रखो, अपने आप को आइसोलेट कर लो, आइसोलेट होकर स्टडी करो, कभी अच्छे से रिजल्ट आते हैं। कह रहा नहीं, हाँ। अब मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ आइसोलेशन। आप फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, आपने देखा ए में कोई चेंज हुआ,
इसी को कहते हैं आइसोलेशन। हमने ए को आइसोलेट कर रखा है, ए में बिल्कुल नहीं बदलाव किया। बदलाव किसमें किया? सिर्फ बी में किया। बोलो समझ रहे हो? इसे आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब है एक की कंसंट्रेशन सेम रखो, उसको ना बदलो, दूसरों को बदलते रहो। देखो ये सेम रहे ना, इसका मतलब ये आइसोलेशन है। चलो अब यार ध्यान दो, हमने बी को डबल किया, क्या रेट पे को रखना? सोच के बताओ, ये पावर कितनी हुई? मैथ सोचो, हम इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं रहे, इसे डबल कर रहे हैं, और इसको डबल करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कब होगा? जब ये पावर क्या होगी? जीरो। देखो पता लग गया, साफ पता लग गया, बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। वाई की वैल्यू यहाँ पे 100% जीरो है, निकालने की जरूरत नहीं। देखो दोबारा देखो बॉयज, थोड़ा सा देखो, अटेंटिव बनो, तभी क्लियर होती है बातें। पहली बात, ए ने कोई चेंज नहीं करा, ए में तो कोई चेंज है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही कांस्टेंट है। अकेले इसे बदला और इसको बदलने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब बी के अंदर हिम्मत नहीं है रेट को चेंज कर सके। वो तभी हो सकता है जब पावर क्या होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगला केस सुनो, इस बार बी क्या है? बी आइसोलेशन में हो गया, वही बात। इस बार बी आइसोलेशन में है, क्या करा ए को? तो रेट कैसा हो गया? रेट ना 4 गुना हो गया, डबल नहीं हुआ, इसका 4 गुना ही वैल्यू होती है। ध्यान से देखो आप, आपने ए को डबल किया तो रेट हो गया 4 गुना, इसे डबल किया ये हो गया 4 गुना, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 100% सेकेंड। देखो और होते हैं ऐसे होते, दिख रहा है साफ साफ, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। बताओ क्लियर हुआ सब बच्चों की? सोचना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर जाके थोड़ा टाइम देने की जरूरत है, और ऐसे क्वेश्चन ऑरली होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन से। बताओ इज इट क्लियर? तो आइसोलेशन का मतलब होता है चेंज नहीं करना, चेंज ना करने को आइसोलेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं, बाकी में चेंज होता रहेगा। नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, फटाफट। देखो मुझे बुक में ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्या आपसे क्वेश्चन ही करवाने सीधा, इसके ऊपर क्वेश्चन ही करवाने? नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिसको लिखना है लेकिन जल्दी लिखा भी, तो भी ज्यादा थोड़ा बना के वही इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग से। आपसे क्वेश्चन करा के लिखते हैं, उससे करके लिखिएगा। इसका नाम था ऑसवर्ड आइसोलेशन मेथड। इसके अंदर जरूरी है कि आप बस एक की कंसंट्रेशन चेंज करें, बाकी सबको आइसोलेट कर दें। आइसोलेट का मतलब है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम टू सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। जब वो कांस्टेंट रहेंगे तो वो तो रेट को बदल नहीं रहे, जिसमें चेंज हुआ वही रेट को बदल रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लिखे ना लिखे, कोई मेरी बात हमें समझ आए। देखो अगर आप चाहते हो तो मैं टेस्ट करके देख लो, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये 2010 की प्रॉब्लम है, करें स्टार्ट। ठीक है, वो इसको इतना बड़ा मैटर नहीं है ना, कोई लिखे बिना तो कोई इशू नहीं। देखो अब एक कॉलम करके देखो आप, फटाफट देखिए, ये कोई रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, कंसंट्रेशन ए की, कंसंट्रेशन बी की, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। क्या लिखा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। चलिए अब देखिए, हमारे पास कुछ डेटा है, उनको समझना होगा। 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, और ये वैल्यू है 6 × 10⁻³ दूसरा रेट आ रहा है। अगली बार 7.2 10⁻², नेक्स्ट टाइम है 2.88 10⁻⁻1, और लास्ट केस है 2.40 10⁻²। देखो ये हमारे पास नो डाउट एक टेबल बनी हुई है, और आपको यही पता लगाना है कि ए के रिस्पेक्ट में कितनी पावर है और बी के रिस्पेक्ट में कितनी पावर है, वही ऑर्डर पता लगा। देखो अपना लेवल चेक करके देखो कितना इंप्रूवमेंट हुआ, पता लगाओ एक्स क्या है और वाई क्या है। क्या ओरल कर लो, बोलो मत बीच में, करिए फटाफट डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। दूसरा शुगर को चाय दो।
आपकी मर्जी है, लेकिन हमें तो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए। ए के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर, ऑर्डर पता लगा, एक्स और वाई पता लगा, वैल्यू से पता लग जाएगा, देख लीजिए एक बार आप। जरा सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट जरा कंपेयर करना आप तो। ए कैसे है बताओ, ये कैसे है, क्या करेंगे? कांस्टेंट है, आइसोलेशन में है ना। बी को आपने डबल किया, रेट पे क्या सकते हैं, डबल कर दो, 4 टाइम, 4 गुना है इसका, इसकी 4 टाइम वैल्यू ये होती है। देखो सुन लो ध्यान से, बी को डबल किया और रेट 4 गुना हो गया, इसका मतलब पावर क्या हो रही होगी, सेकंड ऑर्डर। 100% वाई की वैल्यू 2 है। अभी सुन लो पहले ध्यान से। अब एक काम करो, ये वाला दोनों एक्सपेरिमेंट कंपेयर करो। इस बार बी कैसा है, आइसोलेशन में है, कांस्टेंट है। ए को हमने 4 गुना किया, रेट पे क्या फर्क पड़ा, ये भी 4 गुना होगा, ये भी 4 गुना होगा। ए को 4 गुना करा, रेट भी 4 गुना हो गया, इसका मतलब पावर कितनी है? देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, पता लग गया 1+2 थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ? अब ऐसे से क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो इनको छोड़ना किसी कॉस्ट पे नहीं, सब ओवरऑल क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद, अगला आर्टिकल है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, कुछ लोग बोल रहे हैं, बट बोलिए नेसेसरी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, नोट कर लीजिए सब टॉपिक नेम, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से कुछ रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम लोग ऑर्डर निकालना सीखेंगे। इसके अंदर पहले हम शुरू करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से, अगर सब देखो अटेंशन पे कर, चलो करें स्टार्ट, देखो सब अटेंशन पे करें। अपने पास है ना कोई रिएक्शन एज्यूम कर ले, ऐसी ए टू बी,
और मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखो लिखना है बंद कर दें, कुछ बड़ी ट्रबलिंग बातें आई। देखो जो रिएक्शन का रेट होगा ना, रेट का, इसको हम आर कहते हैं, या माइनस डी ए बाई डी टी कह सकते हैं। ये हमारा कल का लेक्चर था। माइनस क्यों लगाते हैं, डी ए बाई डी टी का मतलब क्या, कल बताया। देखो ये क्या करेगा, ये इनफैक्ट इसकी जीरो ऑर्डर है ना, जीरो पावर की बात हो रही है ना, ये ना, इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। अभी नोट मत करना प्लीज सब। देखो मैंने एक इस तरह का एक्सप्रेशन बनाया, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो पहले आप मीनिंग क्लियर करो, इसका क्या मतलब है। आर को हम रेट कहते हैं, इसको भी रेट कह सकते हैं। के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। ये पता क्या चीज है, देखो जस्ट को रियलाइज हो, ये रिएक्शन की ना प्रेजेंट कंसेंट्रेशन है। क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट, वर्तमान सांद्रता। इसका हिंदी में होगा वर्तमान सांद्रता। देखो ना एक बात जरा समझ आएगा, रियलाइज कर। जो रिएक्शन का रेट होता है ना, वो कंसेंट्रेशन में डिपेंड तो करता है, ये तुमने लॉ ऑफ मास एक्शन में सीखा था। लेकिन कौन सी कंसेंट्रेशन, जिसे कहते हैं ना प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, वर्तमान सांद्रता। देखो ना इसको ना वर्ड को क्लियर करो, ये प्रेजेंट का मतलब है। जैसे मान लीजिए आपको मार्केट से गोल्ड खरीदना है। आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर के रेट में बड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, कभी महंगा कभी सस्ता। आपको आज गोल्ड खरीदना है, तो पता गोल्ड का बिजनेस कैसे होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीएक्स पे चेक करना पड़ेगा गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। आप नेट निकालो, जिससे खरीदा वो भी नेट पे बैठा हुआ, और नेट पे देख लो जो रेट है ना, वो पक्का हो गया बस, डील आपकी उसी रेट की हो गई। हो सकता है उसके 10 मिनट के बाद गोल्ड महंगा हो जाए, तो कोई इशू नहीं, आपने डील कर ली थी उससे, आधे घंटे बाद सस्ता हो जाए। तो सस्ता हो महंगा हो कुछ भी हो, लेकिन आपने जो डील जिस टाइम करी थी ना, वो रेट मांगा जाए। ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट प्रेजेंट के ऊपर चलता है, क्योंकि गोल्ड ना बहुत सेंसिटिव है। जरा सी बात पे सस्ता महंगा हो सकता है, और इतना अंतर आ सकता है, इतनी कॉस्टली चीज है। ये रूल होता है। ये भाई जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट पे काम चलता है। और एक बात तो गोल्ड की पेमेंट भी आपको 100% करनी होती है। ये नहीं होता कि वो बाहर चल रहा है, कि आप आज कह दें कि मैं ले रहा हूँ फिर कल मना कर दें, ऐसा नहीं। ये रूलिंग होती है गोल्ड के बिजनेस। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर प्रेजेंट देखा जाता है, प्रेजेंट वर्तमान देखा जाता है। तो आगे से ना एक लाइन याद रखनी है, किसी को भी नोट नहीं करना। रेट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की दर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या करना चाहिए, प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान सांद्रता, प्रेजेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो उसको महसूस करना है, रटना क्या है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ये बात सच भी है, आप जिस टाइम डील करें उसी के रेट होते हैं। ये अब जैसे आपने देखा अभी सब्जी वगैरह, सब्जी के अंदर भी ऐसी हो, तो सब्जी का भी बड़ा सेंसिटिव मैटर है। कल को पता क्या पता महंगा हो, क्या पता कल सस्ता हो। तो जिस टाइम आप डील करेंगे उसे क्या रेट माना जाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब कुछ चीजें इस तरह की है। तो ये प्रेजेंट कंसेंट्रेशन, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। और जो ये मैंने लिखा ना पूरा एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ आपको थोड़ा दिख रहा होगा, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना, अवकलन कर रहा हूँ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं इसको। तो आप पहले इतनी बातें नोट करो, इतना सा सेक्शन लिखो सब। समझो, देखो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो बहुत याददाश्त करनी पड़े, सोचने वाली बात है। ये प्रेजेंट का ही रोल रहेगा। इसी कंसल्टेशन पहले की आती है या बाद में जाऊंगी, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम जिस टाइम रेट निकाल रहे हैं उसी टाइम की कंसल्टेशन ली जाएगी। इसे कहते हैं प्रेजेंट कंसल्टेशन ऑफ रिएक्टर, वर्तमान सांद्रता। आज का तो बिजनेस का ही रूल है, आजकल हर चीज इंटरनेशनल मार्केट से अटैच है। तो ये बोला जाता है कि भाई देखो उस दिन के रेट लगेंगे जो जिस टाइम आप बात करो। प्रेजेंट कंसल्टेशन ऑफ रिएक्टर, इस बात को भूलिएगा नहीं। चलो उम्मीद है समझ नोट कर लिया। लिखे लिखे आराम से लिखिए। और इसको हम डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, आप ध्यान से देखिए, अवकलन कर रहे हैं। इसका नाम रखा हमने डिफरेंशियल रेट लॉ। मेरे सब अच्छे अग्री। तो रेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है जी, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। हो गया, सब नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं अब जीरो ऑर्डर का डिस्कशन। अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलेगा, ध्यान दीजिए। देखो रिएक्शन हमारी इस तरह से हो रही थी, और ये हमने इसका रेट लॉ अपने पास से एज्यूम कर लिया, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छे बातें नहीं। अब देखो हम क्या करते हैं, सब सुनो। अब dt को इधर ले आते हैं और ये पावर जीरो को इधर ले आते हैं, और दोनों साइड को ना इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट, समाकलन करना पड़ेगा मैथ्स के साथ। देखिए आपको पता है किसी की पावर जीरो क्या होता है, तो हट गया, तो कम ही हो गया। माइनस पॉइंट बाहर में जाओ, अंदर आ गया वन, वन डी ए। आपको पता हो वन डी ए की वैल्यू ए होती है। देखो मुझे इसको ए कहना है, ऐसी में के को बाहर ले गया, अंदर आ गया वन डी टी। वन डी टी की वैल्यू क्या होती है, टी, जिसे के टी बोलना पड़ेगा। साथ में लगेगा सी। सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नेता। आराम समझो, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि उसके पास भी वन का इंटीग्रेशन करना है, वहां भी वन का इंटीग्रेशन करना है। बस वो वन डी ए है और वन टी टी है, इतना सा अंतर। ऐसे अगर वन डी एक्स होगा तो क्या लिखोगे आप, एक्स। वन डी वाई को क्या लिखोगे, वन डी जेड को क्या लिखोगे, जेड। ऐसे पता होना चाहिए आपको इसका। तो हमने यही किया। ठीक है, अभी नोट नहीं करना। अब हम एक काम करते हैं, टी को ना जीरो मान, हमने टी को जीरो मान। अच्छा, टी को जीरो मानते ही जीरो हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, पता सी कितना आ गया, माइनस ए जीरो कहना पड़ेगा। ए जीरो, पता टी को जीरो मानने का मतलब आप शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत की, बिल्कुल बिगिनिंग। तो कंसंट्रेशन भी कौन सी वाली लेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग वाली। देखो मैंने इस बार ए नहीं लिखा, माइनस ए जीरो लिखा। ये ए जीरो का मतलब है जीरो टाइम वाली कंसंट्रेशन। आ रहा है समझ, देखो देखो दोनों में फर्क है। ये ए अलग है, ये चीज अलग है। कंसंट्रेशन ये भी है, कंसंट्रेशन ये भी है, लेकिन ये वाली कौन सी है, प्रेजेंट, वर्तमान। और ये कौन सी वाली है, इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआत वाली, बिल्कुल। अब देखो हमने क्या करा, अब अपने सी की जगह इसको रख दिया। अब सी को हटा के हमने लिख दिया वहां पे माइनस ए जीरो। और लीजिए इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हो। अल्टीमेट टॉपिक है, देखो ये आपको एक्सप्रेशन सब बच्चों को याद होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा हुआ। इसको टिप्स पे कर लो। ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, दोबारा देख लो एक बार कहां से आए। शुरुआत हमने यहां से की है, ए जीरो उधर लाए, डी टी उधर लाए, इंटीग्रेट किया। एक स्टेप को ध्यान से देखना, इंटीग्रेट करने के बाद हमने टी को जीरो माना है। टी को जीरो मानते ही हमने शुरुआत की बात कर दी, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए जीरो आ गया, वहां रख लिया। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। देखो ये एक्सप्रेशन आ गई। बताओ अच्छा यहाँ पे ए क्या है, बोलो बोलो, बॉयज ही बोले यार, क्या है बताओ, ये प्रेजेंट कंसंट्रेशन, जोर से बोलो। ये प्रेजेंट कंसंट्रेशन है, सब बॉयज बोले जोर से। क्या है ये बताओ, प्रेजेंट कंसंट्रेशन। और ये जीरो क्या है, इनिशियल, ये प्रारंभिक, ये वर्तमान। तभी तो याद होगा जब दिमाग में जोर डालेंगे। ये प्रेजेंट है, ये इनिशियल है, के क्या है, एक कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम। बताओ क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला सबको याद हो, एक बार को ये बीच वाले स्टेप नहीं आते कोई बात नहीं, फॉर्मूले एटलीस्ट याद हो। ठीक है, अभी कोई नोट नहीं करेगा। अब मुझे जरा देख के बताओ, देखते हैं फिर, देखो मैथ्स की बात। यहाँ पे कौन कौन चीजें वेरिएबल है, इनमें से कौन कौन वेरिएबल है। देखो एक मिनट पहले सुन लो, वेरिएबल क्या होता है, जो बदलता रहता है, जो हमेशा बदलेगा उसको वेरिएबल कहेंगे। बताओ क्या बदलेगा, सही बात है। देखो अभी अभी नोट नहीं करना है तो सही कह रहे हैं, टाइम। देखो टाइम को रोक सकता है, टाइम तो हर मोमेंट में बदलता है। और टाइम बदलने से क्या बदलता है, कौन से वाली, ये वाला हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान। आप सोच के देखो, हर मोमेंट में हमारा वर्तमान बदल रहा है। अभी जब क्लास शुरू हुई तो कुछ और हमारा वर्तमान था, कुछ और है, हमारा प्रेजेंट बदल रहा है, लेकिन हमारा इनिशियल फिक्स है, डेट ऑफ बर्थ हमारी फिक्स है। बोलो, देखो अब यहाँ पे क्या फॉलो हुआ, वाई इज टू सी प्लस एम एक्स। तो ए और टी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, पक्की बात है, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, रेखा। कोई अगर इसको फॉलो करे ना तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन सही बात है, ये माइनस का मतलब है स्लोप कैसा है, नेगेटिव। कितना स्लोप है, माइनस के। देखो हमारा ग्राफ आ गया। अगर केमिस्ट्री में ना किसी भी रिएक्शन ग्राफ ऐसे बन रहा हो, प्रेजेंट कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने से घट रही हो, लीनियरली घट रही हो, तो पक्की बात है कौन सा ऑर्डर है,
जीरो ऑर्डर। देखो ये जीरो ऑर्डर की पहचान है। अभी वो लिखे मत, जीरो ऑर्डर की पहचान है ये पहचान। टाइम के बढ़ने से प्रेजेंट कंसंट्रेशन घटेगी लीनियरली, मैं लिखवाऊंगा अपने वर्ड से। इसको पहले आप ग्राफ को समझो कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर मुझे ग्राफ कहीं मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, तो एकदम से घटेगा, जीरो ऑर्डर है इसका मतलब। ये जीरो ऑर्डर की पहचान है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक है ना? बताओ क्लियर हुआ सबको? और देखो सब ये वाला एक्सप्रेशन कैसे रट डाले हैं। देखो बिल्कुल टिप्स पे कर ले। ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल करेंगे इससे। ठीक है, अभी चलो एक दो बातें और आपको सिखा देते हैं। देखो थोड़ा एक दो पॉइंट और लिखे थे, जैसा मैटर ऊपर कर देंगे कि हाँ यहाँ पे कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, अब इस टी को ना, टी हाफ मान लेते हैं। टी बराबर टी हाफ। पता है टी हाफ का मतलब क्या है? अर्ध आयु। अब अर्ध आयु पूरी हो गई, रिएक्शन की हाफ लाइफ पूरी हो गई। अच्छा अगर हाफ लाइफ पूरी हो गई तो उसका प्रेजेंट कितना रह गया? हाँ, इनिशियल का आधा। आधा चला गया, आधा रह गया। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ? ये तब हुआ जब मैंने टी को टी हाफ माना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना, लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गई, ये लीजिए। इसको भी याद करेंगे बिल्कुल हम। इधर लाके माइनस करके निकाल लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा इस फॉर्मूले से एक बात और पता लग गई कि जो हाफ लाइफ है वो कंसेंट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो देखो देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट मेरे को शो कर रहा है कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। देखो ये बहुत काम का रिजल्ट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो बिल्कुल एक ही चीज समझने वाली है। और एक बात देखो मैं और बता दूंगा आपको इस जगह, टाइम ऑफ कंप्लीशन, क्या कहते हैं उसको? टाइम ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब पूरा होने का समय, रिएक्शन पूरी हो गई। अब रिएक्शन पूरी हो गई। अच्छा अगर रिएक्शन पूरी हो गई, बताना प्रेजेंट कितना हो गया? रिएक्शन पूरी हो गई, जीरो हो गया, खत्म हो गई ना, वर्तमान कुछ रहा ही नहीं जब रिएक्शन ही पूरी हो गई। सोच के देखो ना, उसकी प्रेजेंट कंसंट्रेशन खत्म हो गई। तो पता टी का फॉर्मूला क्या आ गया? ए जीरो बाई के। ए जीरो बाई के देखो फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ कंप्लीशन। इसे कहते हैं पूरा होने का समय, रिएक्शन के पूर्ण होने का समय, ए जीरो बाई के। और आपने देखा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है इसका? देखिए बताओ। हाफ नहीं है वो, इसका हाफ है, ये वैल्यू इसका डबल है। जब आप दो से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। देखो साफ दिख रहा है, जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है, टाइम ऑफ कंप्लीशन है, टाइम ऑफ कंप्लीशन है, जो पूरा होने का समय है, वो हाफ लाइफ का टू टाइम है, डबल है, दुगुना है। देखो आप यहाँ से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ क्लियर हुआ सब बच्चों? एक बार दोबारा देखो आराम से, रिलैक्स हो गए। अपने पास से कोई रिएक्शन मान लो, ये उसका रेट लॉ लिखो, रेट लॉ, इसको डिफरेंशियल रेट लॉ कहते हैं। ये पावर जीरो क्यों लिखी? क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। ये क्या चीज थी? प्रेजेंट कंसंट्रेशन। जीटी को इधर लाओ, ए जीरो को यहाँ लाओ, इंटीग्रेट कर। नहीं आता ना इस तरह का मैथ्स, टेंशन है बिल्कुल नहीं आना। ऐसा सब चीजें एलिमेंट्री है। आपको आखिरी में ना ये फॉर्मूला सब बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर क्वेश्चन करने अच्छे से सीखने। ये सब रट डाले, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर है सारी केमिस्ट्री। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद हो गया वो ग्राफ भी बना सकता है। फॉर्मूला याद हो गया, हाफ लाइफ भी निकाल सकता है। फॉर्मूला याद हो गया, टाइम ऑफ कंप्लीशन भी निकाल सकता है। और टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ लाइफ पर दो डबल आ रहा है, ये भी साफ साफ दिख रहा है। ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स है। और ये ग्राफ तो बहुत ही काम कर रहा है। ये ग्राफ मेरे को साफ शो कर रहा है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन टाइम के बढ़ने से क्या हो रहा है? लीनियरली घट रही है, कम तो हो ही रही है। एक वर्ड बोलना होता है लीनियरली घटना, मैं लिखवा दूंगा अपने वर्ड से। नोट करो चलो। अच्छा अब आप नोट करो इस क्लास से। लिखो लिखो, बातें मत करो मुझे। लिखो लिखो, कॉपी लो। एक एक स्टेप को शुरू से देखेंगे ना, सिस्टमेटिकल समझ में आए। स्टेप को नोट करते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइए। इक्वल इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं।
समाकलन नियतांक। वो ए जीरो बाई टू पे आ रहा है हाफ लाइफ, और वो ए जीरो बाई के आ रहा है जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है। और ये पार्ट पति है टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ लाइफ का गलत है, हर वैल्यू का चुना। ये ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ है, ये भी टाइम है, ये टाइम ऑफ कंप्लीशन है ए जीरो बाई के। ये हाफ लाइफ है ए जीरो बाई टू के, और टाइम ऑफ कंप्लीशन हाफ लाइफ का डबल है। ये इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को लाइन अगर ये बोल देगा ना, हम इसको देख के समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए यहाँ तो नोट कर लिया सब लोगों ने, बोला एग्री। और जहाँ पे आपने ग्राफ बनाया ना एक लाइन जरूर लिखिएगा, और करो फटाफट से एक लाइन बोलते हैं इसके रिगार्डिंग। हो गया, एक लाइन लिखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्राफ के नीचे लिखे, विद इंक्रीज इन टाइम, with increase in time, the concentration of reactant is decreasing linearly. With increase in time, समय के बढ़ने के साथ साथ the concentration of reactant is decreasing, reactant की concentration घट रही है। कैसे? linearly, इसको हिंदी में कहते हैं एक रेखीय। linearly, linear बनी है देखो ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये भूलना नहीं बच्चे, पीछे बात मत करो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो अब आपको एक बात देखो बहुत डेप्थ वाली और सिखा है। देखो सुनो, इसमें बहुत सारी गलती होती है, बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं, ध्यान देना सब लोग। देखो देखो लिखना बंद करके ना टेंशन पे करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है को बता रहे हैं। इनमें से मैं कोई चीज रब नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसी की ऐसी। अगर सब देखो टेंशन पे करो फटाफट। चलिए देखो सब ध्यान दीजिएगा। देखो अभी रिएक्शन अपने पास से हमने क्या मानी, ए से बी। सुनिएगा ध्यान से। और ये जो ए है, कोई जानता है इसका कॉफिशिएंट कितना है? कितना है इसका कॉफिशिएंट? 1। अभी हमने एक ले रखा है। अगर एक ले रखा है तो कल के लेक्चर अकॉर्डिंग ये 1/1 होना चाहिए। अच्छा 1 ना भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा अगर ये 2 होता तो क्या होता? देखो अगर ये 2 होता तो ये 1/2 पक्का होता। फिर ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर की गुणा करता है, गुणा होता ना होता। सब में 2 चलता रहता, यहाँ भी आता 2, यहाँ भी आता 2, चलता रहता, खत्म ना होता। और यहाँ 3 होता तो 3 जाता। अब देखो मैं क्या करना चाहिए, सुनो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं,
जनरलाइज कर रहे हैं इसको, एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं सबके लिए चल जाए। वो तो हमारा एक स्पेशल केस हो गया। इक्वेशन मान ली मैंने अपने पास से, ये एन ए से बन रहा है बी। देखो आप सुनो ध्यान से, ये असली फॉर्मूला नहीं है, ये रियल फॉर्मूला नहीं है। रियल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस एन के टी। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत काम की बात है ये। एक और बात, जैसे भी हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या आया था, टी हाफ इज टू ए नोट बाय टू के। पता क्या होना चाहिए, ए नोट बाय टू एन के। सही फॉर्मूला होना चाहिए ए नोट बाय टू एन के। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो एन खत्म हो गया था उस केस में, और टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या आता है, ए नोट बाय के, तो एन के करना। मतलब आप इस एन के बारे में जरूर ध्यान रखिए। देखो तभी तो कहते हैं क्वेश्चन करिए, आप टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम करिए, बुक में से करिए, पता लगता है। वहां निकलती है ऐसी बातें, और ये गलती हो जाती है बच्चों से, और इससे बहुत नुकसान होता है। तभी सिलेक्शन होता है। नोट करिए इसको थोड़ा, बहुत काम की बात है। और यहाँ भी एन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में यहाँ भी एन आएगा। थोड़ा सा ना ये क्लियर कर लीजिए। अब ढूंढिए ऐसे क्वेश्चन जितने आपको मिलते हैं जीरो करके लेकर आइए इसे। बातें नहीं बच्चे। एक ग्राफ देखो यहाँ पे और बना लेते हैं, हाफ लाइफ और ए जीरो के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्ट ऐसा ग्राफ है। देख, ऐसे ग्राफ बनेगा हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन के बीच में, जब रिलेशनशिप डायरेक्ट है तो ये अच्छे से आना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कोई डाउट ना हो। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। जीरो का डिस्कशन हमने पूरा कर लिया। देखो एक और आपको डेप्थ वाली बात सिखाते हैं यहाँ पे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सब क्वेश्चन करके एनालाइज होगा। आप क्वेश्चन करें ना तो आपको महसूस भी हो। वो चलिए सब लोगों ने, ठीक है। चलिए फिनिश हुआ। देखो अब एक काम और करिएगा ना, ध्यान दीजिएगा। देखो अब इसके ना एग्जाम्पल लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। देखो मैं दो एग्जाम्पल लिखूंगा, इनको समझना होगा आपने, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, ध्यान देना। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन गोल्ड सरफेस। देखो भी लिखना मत कोई भी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसको ना महसूस कराते हैं जीरो ऑर्डर कैसे है। एसिड रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन प्लेटिनम सरफेस। देखो अब इनको जरा समझ है, सब जरा ध्यान दे। ये दो एग्जांपल दिए मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसे कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को तोड़ देना। अमोनिया को तोड़ देना, तोड़ दिया हमने किस किस में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, अमोनिया को तोड़ दिया हमने। लेकिन तोड़ा पता कहां पर है, क्या लिखा है इसमें, गोल्ड सरफेस। देखो मतलब समझना, हमने गोल्ड ले लिया, गोल्ड है। पता क्या हुआ, ये तो गोल्ड है ना, ये आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये लॉजिक में सीखेंगे, इनके ऊपर ना ऐसे इस तरह के इंटरस्टिशियल साइट्स बनी हुई थी। ये तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, निकल है, इनके ऊपर ना इस तरह के, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज कहते हो, गड्ढे बने हुए। हम इनको इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं, पोर्स बने हुए। पता क्या करते हैं, देखो ये ध्यान से देखो, चीज समझ ये क्या करते हैं, अमोनिया इनके पास आई, तो अमोनिया को अपनी साइड ना अट्रैक्ट करते हैं अपने इन पोर की वजह से। यहाँ पे ना सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। देखो ऐसे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ये बहुत जरूरी होता है। जब इसमें गड्ढे बने हुए हैं, पोर बनेगा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उसने ऐसा इंटरेक्ट किया। इस इंटरेक्शन से पता क्या होता है, जो इसका अपना असली बॉन्ड था, ओरिजिनल बॉन्ड था, वो कैसा बढ़ गया, वो वीक हो गया, वो कमजोर हो गया। क्योंकि जब उसको उसने गोल्ड ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, गोल्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो उसका एक्चुअल बॉन्ड था वो वीक हो गया, देखो आप। और ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो गया, अल्टीमेटली आसान हो गया। देखो ऐसे बॉन्ड टूटता है, इसमें बॉन्ड को तोड़ने में ना सारा रोल किसका है, गोल्ड की सरफेस का, गोल्ड की सरफेस का रोल है। देखो उसको महसूस करके देखो आप, इस बॉन्ड को तोड़ने में काम सारा कौन कर रहा है, गोल्ड की सरफेस।
ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर किसी ने ये सवाल हमारे से कहा कि हम तो इसकी कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? वो आंसर है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा काम गोल्ड ने किया, काम करने वाला थर्ड पर्सन है, इसका अमोनिया की कंसेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है। देखो महसूस करना पड़ेगा, गोल्ड यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और अपना बॉन्ड तोड़ के लिए अलग हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। गोल्ड यहाँ परमानेंट नहीं रहेगा, ऐसी गोल्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऐसी इससे करेगा, और तीनों के बॉन्ड बारी बारी से तोड़ के अलग हो जाएगा, वो N2 और H2 में कन्वर्ट हो गए, गोल्ड अपना अलग हो गया। तो बोले कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? अगर देखा जाए तो अमोनिया कुछ कर ही नहीं रही, अमोनिया की कंसेंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है, अमोनिया के ज्यादा कम होने से कुछ होता ही नहीं। अमोनिया की पावर यहाँ पे क्या बननी चाहिए? जीरो। ये 100% कौन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही नीचे हो रहा है, यहाँ पे HI का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? प्लेटिनम के ऊपर, वो भी इस तरह से ही काम कर रहा है। देखो इसको ना समझना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिस काम को गोल्ड ने किया वही काम प्लेटिनम कर रहा है, यहाँ पे इनकी कंसेंट्रेशन का रोल ही नहीं है, कंसेंट्रेशन कुछ नहीं कर रही, सारा काम। जैसे मान लीजिए भाई, मैं पढ़ाने के लिए आपको आ रहा हूँ, कोई भी टीचर आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे पढ़ाने के लिए किसी को बुला ले हम यहाँ पर, कोई टीचर आ जाए, कोई भी जिसको मर्जी बुला लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब तक हमारे बच्चे नहीं चाहेंगे। सिलेक्शन तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे चाहते हैं तो सिलेक्ट होंगे, अगर बच्चे नहीं चाहेंगे तो जिसको मर्जी बुला लो, बड़े से बड़े टीचर को बुला लो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे नहीं चाहते। तो सेम स्टोरीज है, जैसे आपका रोल है ना, ऐसे यहाँ पे गोल्ड प्लेटिनम का रोल है, इनके होने से कुछ नहीं होता कि अमोनिया में ज्यादा कर दो, HI ज्यादा कर दो, नो। देखो महसूस करके देखो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस्ट एग्जांपल्स हैं, आपको बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। वो यहाँ पे कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चेंज करें, आप समझ जाना। एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन आपने कभी हिंदी मीडियम में पढ़ी होगी, आपने बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, तो एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, वहां पे जरूर कराई जाती है, आप देखना आपकी नोट्स में जरूर कराई जाती है, वहां पे फिक्स है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके अंदर पता क्या होता है? इसमें उनकी कंसेंट्रेशन का रोल नहीं है, सारा काम कौन कर रही है? लाइट। लाइट की इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता का सारा काम होता है, यहाँ भी इस तरह से होता है। तो जो तीनों एग्जाम्पल लिख लो, ये काम आएंगे आपको, बिल्कुल रट्टे में होने चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स बहुत काम आते हैं, जल्दी से नोट करिए। अब देखो जीरो ऑर्डर का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही हमारा लेक्चर होगा फर्स्ट ऑर्डर को लेके, इसको पूरा करेंगे, बातें नहीं स्टूडेंट्स, नोट करिए इसको। अब इसी तरह का डिस्कशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर को लेके होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, अब इसको शुरुआत करेंगे हम। नोट करिए, बोलिए मदर नेसेसरी। एक्जेक्टली ऐसे डिस्कशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर को लेके होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जीरो और फर्स्ट से प्रॉब्लम आती है नीट में, देखो आंसर, और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है जो आना ही आना है कभी। तो ठीक है, आप उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप थोरोली करके जाए। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, अभी फर्स्ट ऑर्डर शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर करके आपकी फिजिक्स ही बहुत सारी कवर होती है, चैप्टर एक फिजिक्स का कवर हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी वाला है, एक चैप्टर फिजिक्स में आता है, वो हम यहीं पे कवर कर देंगे, इस चैप्टर में करा देंगे। चलिए सब नोट कर चुके हैं उम्मीद है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द गोल्ड सरफेस, decomposition of hydrogen iodide on platinum surface, and the formation of hydrogen chloride from hydrogen chlorine in the presence of light। देखो तीन रिएक्शन हमारी कवर होगी। तो उसके लिए सब लोगों ने उम्मीद है, चलिए हटा देते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बिल्कुल सेम लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्वेश्चन 100% यहाँ से आना है, 100%। चलिए इसको सब बोलना बंद करके यहाँ पे ध्यान दो। देखो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए आता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करते हैं। देखो लिखा हुआ, रिएक्शन मान लेंगे A to B, फिर से वही सेम स्टोरी, R इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। इस बार क्या आएगा?
ए पावर क्या आएगा 1, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। लिखो मत बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, बताओ अपनी मेमोरी से बताओ, थोड़ी देर पहले लिखवाया था। डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। ये क्या चीज है, हाँ, देखो सबसे मेन बात है रिएक्टेंट की प्रेजेंट कंसंट्रेशन, वर्तमान सांद्रता। और ये फर्स्ट क्या है आपको पता है, ऑर्डर है। लिखना बिल्कुल नहीं, इस ए को इधर ले आइए और डी टी को इधर ले जाइए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन। देखो उसका तो इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट है। बताओ 1 dt क्या होता है, टी, तो के टी बन गया। अब इसके बारे में सुनो, नेगेटिव साइन बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ए, ये अलग है ना, लॉग ए, लॉग बेस सी जिसे कहते हैं, नेचुरल लॉग। ये लॉग ए है, देखो जैसे 1/x dx, ये फॉर्मूला होता है मैथ्स में, लॉग एक्स। ऐसे ही हमने लॉग ए कर दी। साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी। टी को जीरो मान, टी को जीरो मानते ही हमने शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो सी को टू क्या आ गया, माइनस लॉग ए नॉट। ए जीरो कह दो, आपकी मर्जी। और इसको उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो माइनस लॉग ए इजको टू क्या आता है, एटी माइनस लॉग ए जीरो। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा एक्सप्रेशन गया। देखो अब यार ध्यान देना, देखो ये एक्सप्रेशन आई, आई नहीं है। ऐसे ही एक्सप्रेशन हमारा जीरो ऑर्डर के लिए आया था। सिर्फ इतना सा फर्क है कि जीरो ऑर्डर में यहाँ क्या आ रहा था, यार लॉग नहीं आ रहा, इस बार लॉग आ गया। देखो याद भी कैसे करेंगे आप घर पे, अगर जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, इसका एक्सप्रेशन क्या है, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए जीरो माइनस के टी। बताओ क्लियर हो, टिप्स तो होना चाहिए। बताओ एक्सेल में कौन कौन से वेरिएबल है, टाइम, समय और ये प्रेजेंट। इस बार इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, लॉग ए और टी के बीच में ग्राफ, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। बताओ क्लियर हुआ। देखो ऐसे ग्राफ बनाया था अभी हमने जीरो ऑर्डर का, क्या फर्क था बताओ, वो उसमें लॉग नहीं आया, उसमें ए वर्सेस टी था, इसमें लॉग ए वर्सेस टी। बताओ सब बच्चे एग्री हो गए, तो इजी गोइंग बिल्कुल, टेंशन में नहीं आना। और किसी को अगर एक बार कोई ये स्टेप नहीं आते चल जाएगा, कम से कम वो ये तो एक्सप्रेशन तुक्के से रट डाले, इसको याद करना। जब इसको याद होगा तो वो ग्राफ अपने आप बना लेगा, तो दिक्कत नहीं आता। एक बार इतना सा पार्ट बोलते क्विक से बातें नहीं, नोट करिए फटाफट। फाइन, तो लॉग ए वर्सेस टी ग्राफ आपने बनाया, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। ऐसे ए वर्सेस टी ग्राफ बनाया था हमने, इसके लिए जीरो रन। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चे, ठीक है। किस स्टूडेंट्स क्लियर है। देखो अभी क्वेश्चन 3 में मैं चेंज कर रहा है, जरा इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए। मैं लॉग ए को भी इधर लेके आ रहा हूँ, केटी को इधर लेके आ रहा हूँ। जो लॉग है ना वो सारे एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं, केटी को इस साइड लेंगे। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान देना, ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा, केटी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। होगा नहीं होगा,
लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना, इस पर एक दोनों वेरिएबल है, बोलो। मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है। अभी दोनों वेरिएबल है, मैं टाइम को कोई रोक नहीं सकता और ये पूरा फैक्टर बनेगा, जो प्रेजेंट बनेगा। तो वाई इसको टू क्या फॉलो हो रहा है? एम एक्स। कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। देखो ये ग्राफ हो गया। ये भी फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। अगर कहीं पे ग्राफ बनाओ तो इसका मतलब 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो सब सेटिस्फाइड हो गए? देखो ग्राफ को समझो आप, अगर सारा काम ग्राफ से ही है। एक बार ग्राफ पे लोग जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नोट कर लीजिएगा इसको भी। और आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बोले एग्री हुए? सब सेटिस्फाइड? कुछ में कंफ्यूजन और किसी कौन पे डाउट नहीं होना चाहिए। देखो आगे चलते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइड? अब देखो मैं यहाँ से एक बड़ा फेमस फॉर्मूला बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना सब लोग। तो पहले आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक मैथ्स और समझा देते हैं। देखो ना, अटेंशन पे करना, इसी वाली इक्वेशन को लिखेंगे। क्या इक्वेशन है हमारी? लॉग ए इक्वल टू ए जीरो बाई ए इक्वल टू के टी। मैं दोनों साइड का ना एंटी लॉग ले रहा हूँ, एंटी लॉग। एंटी लॉग। जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये गायब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ए जीरो बाई ए, वो क्या बन जाएगा? ई पावर के टी। ई पावर के टी, इसका बेस एक्चुअली ई है ना, इसका एंटी लॉग क्या आएगा? ई पावर के टी। मैथ लगता है यार, देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ई पावर माइनस के। उल्टा कर दिया मैंने दोनों साइड का। दोनों साइड का उल्टा कर दिया। देखो एक मिनट, अभी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ मैं आपको। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं ना, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी, बात एक ही। देखो मुझे आपको ये एक्सप्रेशन बताना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखो इस एक्सप्रेशन से कितनी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। अगर किसी ने ये बोला कि ए और टी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, देखो ध्यान देना, ए इक्वल टू ए जीरो ई पावर माइनस के टी है। ई की पावर है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। शायद मैंने आपको पहले भी कराया। एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है, दोनों में संबंध एक्सपोनेंशियल है। देखो क्या होगा, इसका ग्राफ ना इस तरह से बनेगा। देखो आपको जो मैंने पहले बताया कि एक्सपोनेंशियल एक एक्सिस को टच करके जाता है। देखो इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पे आके ये टच नहीं करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये ग्राफ कहीं बना मिल जाए, 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का होमवर्क यही है, आप घर जाके ना क्वेश्चन करें तो फील भी आया आपको। प्रॉब्लम नहीं करते ना, सारा टॉपिक खराब हो जाता है। चीजें प्रॉब्लम करके रियलाइज होती है कि क्या वैल्यू है। आपने कुछ करना ही नहीं तो ऐसा लगता है यार बिजनेस। तो जाके देखो, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ। अभी एक मिनट रुकेंगे जरा, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अभी तो एक दो बात मैं आपको यहाँ से और शेयर करता हूँ। उसे कहते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन, पूरा होने का समय, पूर्ण होने का समय। ध्यान दो सब लोग। देखो देखो देखो, प्रैक्टिकली क्या होता है, इस ग्राफ को आप लैब में बनाइए। पता है एक ऐसा टाइम आएगा, आप टाइम बढ़ाते रहेंगे, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे ना कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर। ये स्थिर हो जाएगी बिल्कुल, इसमें चेंज होना बंद हो जाएगा। ये कंसंट्रेशन यहाँ के कांस्टेंट हो गई। तो पता क्या बोला जाता है, ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? इसका पूरा होने का समय क्या हुआ? इनफाइनाइट, अनंत। देखो सुन लो, अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा था जीरो ऑर्डर में, कंप्लीट होने का टाइम क्या था? मैंने आपको ए जीरो बाई के पूरी का आखिर में आया था। वो निश्चित समय में पूरी हो रही थी, ये नहीं होती। ये इनफाइनाइट टाइम में पूरी होती है। इसका पूरा होने का समय होता है अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो यहां से पता लगता है।
ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ये अच्छे से एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन करके रिलाइज होगा ना। ओके। इसको मेंशन कर रहे हैं उनके बीच में। और ये रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम है, अनंत समय में पूरी होगी। सभी एक टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए ये बदलना बंद कर देगा, ये कांस्टेंट हो जाएगी। आपको मैं अभी यहाँ से फिजिक्स भी सिखा दूंगा। यहाँ से फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर कवर हो जाता है हमारा। फिनिश हुआ। अभी यहाँ से न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे हमारे। यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन इनफाइनाइट है, रिएक्शन अनंत समय में पूरी होती है। ये कोई ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिनिश हुआ ये। ठीक है। देखो अब यहाँ से देखो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले बताते हैं इस जगह से। देखो न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, ये बहुत आते हैं, बोर्ड्स के अंदर भी आते हैं, कॉम्पिटिशन में मिलते हैं। कितना कंप्लीट हो गया, सबने कर लिया उम्मीद है। देखो अब देखो मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, मेरा सब अटेंशन पे करना। देखो ये फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब इस टी को इधर ले आइए आप। तो अब लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 1/t लॉग a0/a। बोलो ऐसा पॉसिबल है? बात तो एक ही। अच्छा इसका बेस कौन सा है? और हम सारी कैलकुलेशन बेस 10 में करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, आपने ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा होगा, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, कभी 12th में भी आपने किया होगा। एक ये फॉर्मूला सब बच्चों को टिप्स में होना चाहिए मेरे को। तो याद हुआ होगा, टी को हम टी हाफ मान लेते हैं। जैसे टी को टी हाफ माना, अगर आपने यहाँ पे हाफ लाइफ एज्यूम कर ली, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी A0, तो प्रेजेंट कितनी रह जाएगी A0/2, आधी रह जाएगी ना। ये A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करने से ना, अब जो ये फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, देखो वो कितना आएगा। यहाँ से ये कैंसिल, टू ऊपर चला गया, तो क्या के इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 लॉग टू। तो आया नहीं है, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। देखो अगर आपने 0.3010 रखा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके पता क्या आएगा, 0.693/t। ये टी हाफ है, ये हाफ लाइफ है, ध्यान रखना। नीचे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ ना, यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आएगा, मैं लिख सकता हूँ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/2। बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। ये तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। इस जीरो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। ये बहुत काम का रिजल्ट, ये भी अल्टीमेट लाइन है। एक और बात यहाँ सीखने आप लोग। देखो एक बात और सीखना यहाँ से। देखो ये भी चलता है, मैथ्स के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। आपको पता है ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है? अगर हम इसकी बात करें, इस पूरे फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं? 2.303 लॉग टू को हम क्या कह सकते हैं? ये भी लॉग टू है। कौन से वाला? बेस ई वाला। LN2 भी कह सकते हैं। वो कह सकते नहीं, कह सकते? सोच के देखो भाई, लॉग बेस ई से बेस 10 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने उनका काम कर दिया इसमें। इस पूरे को इकट्ठा लिख दिया लॉग टू। देखो ये और ये एक ही बात है। कोई भी कंपटीशन में कैसे पूछ रहे हैं, ये लाइन बहुत काम की है, ये इसमें बहुत काम था, सब आपने 12th में भी किया होगा उम्मीद है ना। लोग करिए इसको पता, बातें नहीं बिल्कुल भी। नोट कर लीजिए इसको भी।
ये फाइनल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट है कहाँ पे। अगले स्टेप पे आते हैं। नोट करिए थोड़ा। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने। देखो फर्स्ट ऑर्डर के देखो, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, उनको भी देख लेते हैं। देखो एक आपने कभी एक रिलेशनशिप सुना होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है P75%। देखो ध्यान देना, P75% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ। ना कभी आपने, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको हम T75% को T3/4 भी कह सकते हैं, 3/4। और इसको टी हाफ भी कह सकते हैं। देखो अब इसको ना प्रूव करके दिखाते हैं, इसको सिद्ध करते हैं ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। रिएक्शन के 75% पूरा होने के टाइम हाफ लाइफ का डबल। देखो मेरा ध्यान देना, हम सबको पता है रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ये वेल नोन एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसमें टी को ना टी 75% से रिप्लेस कर दीजिए। रिएक्शन 75% पूरी होगी। देखो मतलब समझना, रिएक्शन 75% कंप्लीट है। अगर मैं मान लू इनिशियल 100 था, तो प्रेजेंट कितना रहेगी 25, 25। बताओ ये मैं सबको आया समझ। 75% पूरा हो चुका। 100 का 75% 75 ही होता है, तो बचा कितना 25 ही तो बचा। ऐसे ही अगर मैं टी को रिप्लेस कर दूं टी 50% से, अब रिएक्शन 50% पूरी हो गई। अगर इनिशियल 100 थी, तो प्रेजेंट कितनी लगेगी 50 की। बताओ ये स्टेप क्लियर। दोनों के क्या है बराबर, दोनों को इक्वल रखो, दोनों को इक्वल रखो। और यहां से आप देखिए, उसको मैंने लॉग 4 लिख दिया, ये लॉग 2 है। बात एक ही है, तो आ रहा है समझ। मैं लॉग 4 को 2 लॉग 2 कह सकता हूँ, ये यहां से कैंसिल कर दूं, इसको 2 लॉग 2 कह सकते हैं। और 2 लॉग 2 अपॉन टी 75% इज इक्वल टू लॉग 2 अपॉन टी 50%। लॉग 2 से लॉग 2 भी कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ना हमेशा याद रहना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि के भी के लिए। इसको हर जगह मत लगा देना। जो टी 75% होता है, 75% पूरा होने का टाइम 50% पूरा होने के टाइम का डबल है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बताओ क्लियर हुआ सब बच्चों को आया समझ। देखो वहां पे कोई ड्राइव नहीं करवा रहा, आपको समझ आए, रिजल्ट याद रहे। और एक और बात है, इसी तरह से एक और रिजल्ट है, ये तो बहुत ही काम का है। उसे कहते हैं टी 99.9% इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ये एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, टी 50%। बोलो आ रहा है कुछ समझ। ये आपको हमेशा याद रहे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इनको भी कॉपी करो क्विक, ये दोनों एक्सप्रेशन भी नोट कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन में लिख लीजिएगा, बातें नहीं। जो टी 75% है, वो टी 50% का डबल है। टी 99.9% हाफ लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स है, 10 गुना। देखिए प्रॉब्लम्स करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप में इंप्रूवमेंट होगा। आप क्या क्वेश्चंस नहीं करते करते। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस ग्रुप के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर उम्मीद है ये भी सबको आ गया समझ। इससे बहुत सारी फिजिक्स भी कवर होती है, उसको से हम कल देख लेंगे। अभी एक छोटी सी बात और शेयर कर देते हैं। देखो वैसे तो अगर इस बुक के अकॉर्डिंग चले ना, देखो आपके ना, जैसे कल 1 to 10 क्वेश्चन कवर हुए हैं ना,
आज आपका बस क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ देते हैं। अदरवाइज 1 to 48 क्वेश्चन कवर हो गए। 1 to 48। 12 को छोड़ देते हैं हम, 12 अभी नहीं किया हम लोगों ने। 12 की केमिस्ट्री कल आ रही है, एक 12 एक 22। इन दो क्वेश्चन को छोड़ के अदरवाइज आप 48 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब कवर हो गया कि नहीं? फिर डन है, ये होपफुली क्लियर है। अब देखो, मुझे एक बात और शेयर करनी है, फिर कंप्लीट हो जाता है। आपने कभी फॉर्मूला फिजिक्स में स्टडी किया होगा। चलो उस वाले फॉर्मूले को से हम एक बार कल देख लेंगे। अब इतना सा पोर्शन है, इसको कंप्लीट करो, पहले 48 तक के क्वेश्चन पूरे कर लो। बाकी हम कल देखते हैं, आजकल इतना ही बस।